हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम ह्यूमन आई, जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, जो कि नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन आई, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी हम देखेंगे। फिर डिसीज क्या है, मतलब कौन से डिसीज है ह्यूमन आई के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, उसको ओवरकम किस तरह से किया जाता है, या फिर उस रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ज़्यादातर ये जो है ह्यूमन आई के उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो थ्योरी बेस्ड रहते हैं। मतलब थ्योरी बेस्ड इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं रहता, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऑलरेडी आप ह्यूमन आई के बारे में स्टडी कर चुके हैं, ओके। बस थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इसके बारे में देखते हैं क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ये सब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन आई का कुछ इस तरह से रहेगा, जो कि ह्यूमन आई स्फेरिकल बॉल की तरह हमें दिखाई देता है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके जो वेरियस पार्ट्स है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब जैसे कि जो फ्रंट साइड रहती है ह्यूमन आई, आंख जो रहती है इंसान की, तो उसकी जो फ्रंट साइड है तो थोड़ी सी उभरी हुई रहती है, मतलब बाहर की तरफ हमें दिखाई देती है, कुछ कॉन्वेक्स टाइप की, ओके। तो ये जो थोड़ा सा बाहर आया पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया, कॉन्वेक्स। मैक्सिमम लाइट जो भी इंटर करती है मतलब आंख में हमारे, तो मतलब ये जो है कॉर्निया से इंटर करेगी। और ज्यादातर बेंडिंग मतलब जो कन्वर्जन जो भी हो सकता है, या फिर जो भी बेंडिंग हो रही है लाइट की, जो कि रेटिना में हमें मालूम है कि ये पूरी इमेज जो है रेटिना पर मिलती है, तो वो रेटिना पर जाने के लिए ज्यादातर पहले जो बेंडिंग किया जाता है लाइट का, तो कौन करता है, वो कॉर्निया, कॉन्वेक्स उसका शेप रहता है। और उसके साइड में जो एक व्हाइट पोर्शन हमें दिखाई देता है उसको हम स्क्लेरोटिक बोलते हैं, जो पूरा व्हाइट पोर्शन जो रहता है, ओके। अब जैसे लाइट इंटर करती है इसके आंख मतलब कॉर्निया थ्रू, तो यहाँ पर आएगी लाइट। तो जैसे लाइट यहाँ पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो ये यहाँ पर कॉर्निया पे जैसे इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ओके। तो ये ऐसे इस तरह से बेंड करता है। अब ये लाइट यहाँ पर कहाँ पर जाएगी, ये जो आइरिस वाला जो पोर्शन रहता है, जैसे कि हमारे आइरिस जो है वो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फंक्शन क्या होता है हर एक पार्ट का, तो फंक्शन भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आइरिस का जो फंक्शन रहता है, तो हमारी आंख का जो कलर है, ओके, तो ये कलर आइरिस का मतलब आइरिस यहाँ पर बताता है कि हमारे आंख का कलर कैसा है। किसी का आंख का कलर रेडिश रहता है, ब्राउन रहता है, ब्लू रहता है, ओके। तो ये जो आंख का कलर है ये कौन बताता है, आइरिश। तो ये लाइट रेज आइरिस पे इंसिडेंट होने के बाद कुछ एब्सॉर्ब किया जाता है, ये आइरिस क्या करता है, उसको कुछ एब्सॉर्ब करता है यहाँ पर। और दूसरा जो है वो क्या करता है, यहाँ पर एब्सॉर्ब करता है, और या फिर कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो जो रिफ्लेक्ट करता है कलर, मतलब व्हाइट लाइट में 7 कलर्स रहते हैं, तो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वो हमारी आंख का कलर दिखाई देता है, या फिर ब्राउन हो, रेडिश हो, जो भी हो, मतलब ब्लू हो, वो जो कलर है वो तो आइरिस बताता है, ओके। अब उसका जो यहाँ पर एक प्यूपिल रहता है, मतलब एक ओपनिंग रहता है, वहां पर आइरिस में एक ओपनिंग दिया जाता है, एक मतलब डार्क ओपनिंग रहती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्यूपिल। ये क्या होता है, प्यूपिल, ओके। तो लाइट रेज जब भी मतलब आंख के अंदर पूरी तरह से इंटर करती है, तो यहाँ पर तो कुछ एब्सॉर्ब हो रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है आइरिस से, तो प्यूपिल से क्या हो जाएगी, वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो लाइट पूरी अंदर की तरफ जाती है, और वहां पर ये लेंस, इसको पीछे उसके पीछे ही क्या होता है, एक लेंस रहता है, कॉन्वेक्स टाइप का एक लेंस रहता है, ओके। तो ये जो कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है, तो ये भी क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं उसको, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हर एक पार्ट का यहाँ पर रोल है अपनी आंख में। तो ये जो लेंस है, तो ये लेंस के ऊपर जाके इंसिडेंट हो जाती है लाइट। अब क्या होता है, कभी कभी मतलब ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर डे टाइम में बहुत ज्यादा लाइट अंदर की तरफ प्यूपिल से अगर जाती है, तो पूरा मतलब सेल्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, पूरे अंदर के सेल्स, तो आंख खराब होने के चांसेस वहां पर ज्यादा रहते हैं। तो उस टाइम में ये क्या होता है कि आइरिस क्या करता है, उसको प्यूपिल के साइज को, तो आइरिस तो कलर तो बताता ही है, लेकिन प्यूपिल के साइज को भी वो क्या करता है, थोड़ा सा एडजस्ट करता है, मतलब कम ज्यादा भी कर सकता है। तो ये प्यूपिल के साइज को वो कम करेगा ताकि कम लाइट अंदर जाएगी। और इवनिंग के टाइम में वो क्या करता है, थोड़ा सा खींचता है इधर इधर मतलब जो प्यूपिल को, आइरिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस केस में लाइट जो है इस केस में मतलब ज्यादा अंदर की तरफ जाएगी, तो ये इस तरह से भी कम ज्यादा साइज करने के लिए भी ये काम आता है। अब जैसे अब देखो यहाँ पर एक
एक्वस ह्यूमर जो है यहाँ पर रहता है, एक थोड़ा सा वाइटिश, मतलब थोड़ा सा वाटरी पोर्शन जो बोलते हैं ना, तो ये वाटरी पोर्शन यहाँ पर रहता है। जैसे हम आँख दो बार बार अगर जब मतलब चालू बंद करते हैं आँख को, तो वो क्या हो जाता है, तो वहां पर पानी थोड़ा सा बाहर आता है ना हमारे आँख से, तो ये यहाँ पर रहता है एक्वस ह्यूमर, याद रखना। अब जैसे लाइट अंदर जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आई लेंस, जो कि कॉन्वेक्स शेप का रहता है। और ये जो है किसको किसको कनेक्टेड रहता है, सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, सिलेरी मसल्स। तो ये सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, ये मतलब जो ये कर्वेचर है, उस कर्वे मतलब आइलेंस जो है इसको इलांगेट भी कर सकता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, सिलेरी मसल्स। तो इसका ये रोल यहाँ पर रहता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि ये जो डिस्टेंस रहता है आइलेंस से रेटिना का डिस्टेंस, वो तो फिक्स रहता है रेटिना का डिस्टेंस। और रेटिना मतलब जो भी इमेज हमें दिखाई देती है वो तो रेटिना पर ही मिलती है, और ये डिस्टेंस भी फिक्स है। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट क्या फिक्स डिस्टेंस पे है क्या, नहीं है। हम दूर का ऑब्जेक्ट भी मतलब ठीक तरह से देख सकते हैं, और पास का भी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक तरह से देख सकते हैं। ओके, तो ये जो है वो, अब ये तो डिस्टेंस फिक्स है, फिर भी हम उसको ठीक तरह से देख पा रहे हैं। वो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर, तो सिलेरी मसल्स उसको क्या करता है, ये जो है उसको कम ज्यादा करेगा, तो ये कम ज्यादा हो जाएगा साइज में। ओके, तो कम ज्यादा होने के बाद उसका पावर भी चेंज हो जाएगा, उसका पावर चेंज होने से उसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो फोकल लेंथ है वो क्या करता है, एडजस्ट करता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ एडजस्ट करने के बाद जो पूरी इमेज मिलेगी हमें रेटिना पर ही मिलेगी। तो इस तरह से सिलेरी मसल्स का भी एक अपना रोल है। उसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बोलते हैं। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन समझ में आता है क्या होता है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो क्या होता है, सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ एज पर नीडेड। ओके, तो फोकल लेंथ एज पर नीडेड मतलब क्या होता है कि फोकल लेंथ को वो एडजस्ट कर रहा है, कम ज्यादा कर रहा है। क्यों, क्योंकि रेटिना पर हमें ठीक तरह से इमेज, मतलब जो क्लियर इमेज जो है वो हमें दिखाई दे। तो इस तरह से ये भी रोल यहाँ पर रहता है सिलेरी मसल्स का। और उसके बाद अंदर क्या होता है, अब ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर बेंड हो जाती है लाइट। किस तरह से बेंड हो जाती है, जैसे कि ये समझो ये आई लेंस है, इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर आई लेंस, और यहाँ ऊपर सिलेरी मसल्स रहते हैं इस तरह से। ओके, अब जैसे कोई एक दूर दूर वाला ऑब्जेक्ट है, तो दूर से जो भी लाइट आती है वो पैरेलल आ जाती है इस तरह से। तो इस तरह से ये लाइट क्या है, पैरेलल आ जाएगी, जो दूर का ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर एक रेटिना रहेगा जो कि स्क्रीन भी रहता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे लाइट यहाँ पर आ जाती है तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से यहाँ पर हमें रेटिना पर उसकी जो प्रॉपर इमेज है वो प्रॉपर इमेज मिलेगी। अब देखो यहाँ पर जो बेंडिंग हो रही है वो कम बेंडिंग हो रही है। अगर बेंडिंग कम है तो उसका पावर जो है लेंस का वो भी कम हो रहा है। इस केस में रहता है पावर कम। पावर कम है इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ ज्यादा है, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ये हम जानते हैं, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो यहाँ पर बेंड कम हो रहा है। ओके, तो फोकल लेंथ यहाँ पर बेंडिंग कम है तो पावर कम है, तो फोकल लेंथ ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास रहता है तो इस केस में इस तरह से ये लाइट जो है इस तरह से जाएगी, तो ये लाइट ऐसे जा रही है। अब इसको बेंड करना है इस लाइट को, तो बहुत ज्यादा पावर लगेगी, लेंस की पावर बहुत ज्यादा लगती है इस केस में। तो इसको बेंड करना यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस तरह से, तो ये यहाँ पर जो एंगल है तो ज्यादा बढ़ रहा है। पहले केस में एंगल कम था, अब एंगल ज्यादा है तो बेंडिंग भी ज्यादा है। तो बेंडिंग ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा है, पावर ज्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। तो इस तरह से लेंस अपनी फोकल लेंथ को कम ज्यादा करके इसकी बेंडिंग पावर को भी कम ज्यादा कर सकता है, ताकि इमेज जो है, मतलब जो एक पर्टिकुलर दूर पे ऑब्जेक्ट है या फिर पास ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज प्रॉपरली रेटिना पर मिल जाए। ओके, अब उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन रहता है अंदर वो विट्रियस ह्यूमर रहता है, जेली लिक्विड रहता है यहाँ पर। ये इसलिए रहता है कि ये जो साइज है, मतलब जो स्पेरिकुलर साइज है वो फिक्स रह जाए। ओके, ये जो स्पेरिकुलर साइज है वो क्या होती है, फिक्स यहाँ पर हो जाती है। नहीं तो क्या हो जाता है फिर, अगर ये समझ यहाँ पर नहीं है तो ये साइज कम ज्यादा भी हो जाएगी, तो ये जो स्पेरिकुलर शेप जो है पर्टिकुलर वो नहीं रहेगा। अब ये दोनों आई लेंस के दोनों साइड पे यहाँ पर क्या हो जाता है, लिक्विड है, तो ये लिक्विड भी एक तरह से उसको एक बैलेंस करता है, एक जगह पर उसको मतलब टिके रखता है इस आई लेंस को। तो इस तरह से दोनों का भी रोल है। अब जैसे ही पीछे जाते हैं इसके, तो यहाँ पर हमें रेटिना होगा, ये जो स्क्रीन इसको हम रेटिना बोलते हैं। तो यहाँ पर रॉड एंड कोन्स, इस तरह से सेल्स रहते हैं, रॉड एंड कोन्स। तो ये जो कोन्स है, तो जो कलर है, जैसे कोई इमेज हमें दिखाई देती है तो उसका ब्राइटनेस और इमेज, ये रॉड और ब्राइटनेस एंड कलर, ये रॉड एंड कोन्स की वजह से हमें प्रॉपरली वो
दिखाई देता है। जैसे कि रॉड किसके लिए रहता है, ब्राइटनेस के लिए इमेज के, और कोन्स किसके लिए रहते हैं, कलर के लिए। ओके, मतलब कौन से कलर का, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर का इमेज है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पर बन जाता है। अब दूसरा एक ब्लाइंड स्पॉट रहता है। तो यहाँ पर जैसे ब्लाइंड स्पॉट अगर इमेज अगर यहाँ पर मिलती है तो ये जो इमेज यहाँ पर जैसे मिलेगी तो ये ऑप्टिकल नर्व थ्रू ब्रेन की तरफ जाती है। अब यहाँ तो जो इमेज बनेगी वो तो कैसे रहेगी, उल्टी रहती है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन हमें उल्टी इमेज दिखाई नहीं देती, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमें उल्टा दिखाई देता है क्या, नहीं, सीधा ही दिखाई देता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल नर्व जो है वो जब भी ब्रेन मतलब वहां पर पीछे ब्रेन की तरफ चले जाते हैं तो ब्रेन वो डिटेक्ट करता है पूरी तरह से इमेज को, और वो फिर सीधी हमें दिखाई देती है। तो ये ब्रेन का काम है पीछे जाके। और यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट एक पोर्शन रहता है। अगर फोकस अगर ब्लाइंड स्पॉट पर आ जाता है, ये जो फोकस आ रहा है ना यहाँ पर रेटिना पर आता है तो हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पे अगर फोकस आ जाता है तो ब्लाइंड स्पॉट पे तो ये रॉड्स एंड कोन्स वहां पर एब्सेंट रहते हैं। अगर वहां पर रॉड्स एंड कोन्स अगर एब्सेंट रहेंगे तो वहां पर हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पर दिखाई नहीं देगी। ओके, तो ये भी याद रखना। तो ऑप्टिकल नर्व्स थ्रू जो मतलब लाइट रेज है, मतलब जो भी लाइट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऑप्टिकल नर्व किसकी तरफ भेजते हैं, उसको ब्रेन की तरफ भेजते हैं, और एक प्रॉपर पर्टिकुलर क्लियर इमेज हमें वो ब्रेन जो है वो डिटेक्ट करता है बाद में। तो इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। तो इस तरह से जो फंक्शन है, हर एक फंक्शन पे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मतलब ये पावर, फोकल लेंथ, इसके बारे में भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। अब जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहता है तो ये सिलेरी मसल्स ये जो रहते हैं ना वो रिलैक्स मोड में रहते हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट कोई दूर रहता है तो रिलैक्स मोड में रहते हैं। ओके, अब जैसे ऑब्जेक्ट पास है तो ये सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। अब इसका कर्वेचर अगर बढ़ जाएगा, ओके, तो इस फोकल लेंथ पे सीधा असर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से फोकल लेंथ भी वो क्या करता है, एडजस्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये सिलेरी मसल्स बार बार करता है यहाँ पर। तो इस तरह से ह्यूमन आई का जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, और हर एक जो यहाँ पर जैसे कि प्यूपिल का रोल है, कॉर्निया का रोल है, आइरिस है, सिलेरी मसल्स है, आई लेंस है, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स, रॉड, कोन्स, ब्लाइंड स्पॉट, हर एक का अपना अपना रोल है, और वो अपना रोल पर्टिकुलर वहां पर निभाता है, और हमें एक क्लियर इमेज वहां पर दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया लेंस के बारे में। अब उसके जो डिसीज रहते हैं जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, ये तीन अलग अलग टाइप के डिसीजेस है, और उसको ओवरकम किस तरह से किया जाता है ये भी हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में हम देखेंगे, और उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो हमारा फोकस तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, और इसको थ्योरी टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ये भी ज्यादा इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। ओके, चलो। मायोपिया मतलब जो डिसीज है अलग अलग, तो हम यहाँ पर देखेंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा जो है वो प्रेस बायोपिया। ओके, तो ये तीन अलग अलग टाइप के डिसीज है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया। ओके, तो अब देखते हैं मायोपिया एक टाइप का डिसीज है जिसको हम नियर साइटेडनेस ये भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। ओके, और दूसरा जो है हाइपरमेट्रोपिया, उसको फार साइटेडनेस ऐसे भी बोलते हैं, और प्रेस बायोपिया जो है वो ओल्ड एज डिसीज है। ओके, ओल्ड एज डिसीज। ओके, तो एक याद रखना इसके बारे में। अब ये नियर साइटेडनेस जो रहता है जिसको हम
फार साइटेडनेस, ओके, एंड ये ओल्ड एज डिसीज। अब मायोपिया देखो ये क्या होता है, नियर साइटेडनेस। तो मायोपिया जिसको हो चुका है तो वो सिर्फ पास का जो ऑब्जेक्ट है वही ठीक तरह से देख पाता है, दूर का ऑब्जेक्ट है वो देख नहीं पाता। फार साइटेडनेस या फिर हम उसको लॉन्ग साइटेडनेस ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को। ओके, अब हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिसीज है ह्यूमन आई के बारे में, तो उसमें वो तो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक से दिखाई देता है उसको, लेकिन पास का जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक से नहीं दिखाई देता। और ये तीसरा जो है प्रेस बायोपिया, वो ओल्ड एज रहता है। ओके, तो ये ओल्ड एज में ये तो एक टाइप का मतलब हाइपरमेट्रोपिया ही रहता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, एक टाइप का हाइपरमेट्रोपिया ही रहता है, लेकिन ये ज्यादातर ओल्ड एज, जल्द से सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, लेंस जो है मतलब जो कॉम्प्रेस, ये सिलियरी मसल्स वीक होने से फिर ये कॉम्प्रेशन ये जो ये हो जाता है ना, जैसे कि लेंस इलोंगेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये जो है वो जैसे ही ह्यूमन की एज बढ़ जाती है, इंसान की एज बढ़ जाती है, तो ये प्रेस बायोपिया वहां पर आ जाता है। अब मायोपिया जो है नियर साइटेडनेस, उसको ठीक किस तरह से किया जाता है, तो जैसे ही रेज आ रहे हैं, ओके, मायोपिया में क्या होता है, जैसे रेज आ रहे हैं लाइट के ऊपर, तो वहां पर एक टाइप का एक लेंस वहां पर दिया जाता है, और वो रहता है कॉनकेव टाइप का लेंस। अगर कॉनकेव टाइप का लेंस अगर हम यहाँ पर मतलब वो जो चश्मा है कॉनकेव टाइप का अगर वो लगाते हैं तो ये डिसीज हम दूर कर पाते हैं। दूसरा जो है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें कॉन्वेक्स टाइप का अगर लेंस लगाते हैं तो ये डिसीज दूर हो जाएगा। और ये जो रहता है प्रेस बायोपिया, तो उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये दोनों टाइप के लेंस वहां पर हमें लगाने पड़ते हैं, ताकि दूर का और पास का मतलब जो भी है वो ठीक तरह से वो उसको दिखाई दे। ओके, तो ये तीन टाइप के डिसीज है, ये याद रखना। बाद में नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो रहता है, जैसे नॉर्मल आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर रहता है डिस्टेंस। ओके, और ये नियर, उसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं, और फार पॉइंट जो तो उसका इन्फिनिटी रहता है नॉर्मल आई के लिए, और नियर पॉइंट जो रहता है वो 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ये उसके अगर हम पास आते हैं तो हमें वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा। तो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल परफेक्ट इमेज बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक नॉर्मल आई के लिए। ओके, उसको नियर पॉइंट बोलते हैं, और फार पॉइंट तो मतलब इन्फिनिटी पे रहता है। तो ये भी बात याद रखना। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पर से स्टडी करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये तो बस जस्ट ओवरव्यू ले लिया, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। चलो क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन देखेंगे इसके बारे में। वेरिएबल फोकल लेंथ of eye lens is, focal length of eye lens is responsible for, is responsible for, responsible for number one, accommodation of, accommodation of eye. B option, persistence of vision. C option, color blindness, color blindness. D option, least distance of distinct vision, least distance of distinct.
डिस्टिंक्ट विजन। अ वेरिएबल फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके। अब जो ये जो मतलब कैपेसिटी जो है आई लेंस की, जो कि अपनी फोकल लेंथ को वो कम ज्यादा कर सकता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अभी हमने देखा था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या आ जाएगा आंसर? अकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, तो ये जो कम ज्यादा करने की पावर है, ओके, फोकल लेंथ को, तो ये अकोमोडेशन बोलते हैं उसको, पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही सवाल या फिर क्वेश्चन जो है आपको थ्योरी टाइप में, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं इसके ऊपर। द प्रॉपर्टी ऑफ persistence, the property of persistence of vision, persistence of vision is used in, is used in number one, short sightedness, short sightedness, number two, long sightedness, number three, sometime fixed and sometime variable, sometime fixed and sometime variable, नंबर चार, नहीं नहीं, ये लॉन्ग साइटेडनेस, ये गलत आ गया, नंबर तीन। नंबर तीन में है सिनेमेटोग्राफी, और चार पे है कलर विजन, कलर विजन। ओके, अब ये द प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन जो रहता है वो किस में यूज किया जाता है? सिनेमेटोग्राफी में। ओके, तो हम तो ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो सिनेमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरह से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, याद रखना। जैसे इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है, तो इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना पर बनती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको पूछा जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, the human eye forms the image, the human eye forms the image of an object, of an object at its, कहाँ पर बनेगा? तो रेटिना हमें मालूम है, तो एक कॉर्निया ऑप्शन है, दूसरा प्यूपिल, और तीसरा है आइरिस, और डी ऑप्शन है रेटिना। तो अभी हमने देखा था, हर एक का फंक्शन हमने देखा है, तो इसलिए तो देखा था हर एक का फंक्शन, तो इस ऐसे सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर बनेगा वो? रेटिना पर। ओके, तो याद रखना ऐसे सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। पहले कुछ थ्योरी बेस्ड देखेंगे, बाद में न्यूमेरिकल्स, बाद में मिक्स्ड, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट। When the eye is focused, when the eye is focused on an object, on an object,
very far away, very far away. The focal length of the eye lens is focal length of the eye lens is of the eye lens is, ध्यान से देखना उसको, आई लेंस इज। तो ऑप्शन है इसके मैक्सिमम, दूसरा है मिनिमम, तीसरा है इक्वल टू दैट ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, इक्वल टू दैट ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, एंड लास्ट ऑप्शन है half its maximum focal length, half its maximum focal length। तो आपने अभी देखा इसके बारे में, वे अभी इसके अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो ऐसे सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि मैथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जब रहते हैं तो वहां पर हम कैलकुलेट करके मतलब पता कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है, मतलब अगर हमारा कुछ कैलकुलेशन आंसर आता है तो हम ऑप्शन में चेक भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो सवाल है तो इसके लिए कंसेप्ट ही मालूम होना चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि ये भी शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़्यादातर ऐसे भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो व्हेन द आई लेंस इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज, अब इस केस में फोकल लेंथ कैसा रहेगा, मैक्सिमम। अभी हमने देखा था अगर दूर का कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो ये जो है फोकल लेंथ उसकी कैसी रहेगी, इस केस में फोकल लेंथ तो मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि ये जो बेंडिंग हो जाता है यहाँ पर, जैसे दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो लाइट रेज पैरेलल आ जाएगी तो थोड़ा ही बेंड हो जाएगा। तो थोड़ा बेंड मतलब पावर कम, पावर कम मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ ज्यादा। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको जो अभी हमने बताया था तो इसका यूज है, तो इस पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसलिए आपको कंसेप्ट परफेक्ट होना चाहिए। न्यूमेरिकल बेस तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। चलो अगला सवाल देखते हैं। A parallel beam of light, a parallel beam of light falling on the eye, falling on the eye, gets focused, gets focused on the retina, on the retina, because of refraction at, because of refraction at, अब इसमें ऑप्शंस दे दिए, कॉर्निया, टू the crystalline lens, crystalline lens, 3 vitreous humor, the various surfaces in the eye।
अब देखो, आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जैसे पैरेलल बीम है तो कोई दूर से लाइट आ रही है, फॉलिंग ऑन द आई गेट्स फोकस्ड ऑन द रेटिना, तो जैसे आई पे आ जाती है तो रेटिना पे फोकस हो जाती है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट। अब ये जो रेटिना पे फोकस हो रही है, क्या इसके वजह सिर्फ कॉर्निया है? नहीं, कॉर्निया तो हमने देखा है कि कॉर्निया, जैसे कॉर्निया पे लाइट इंसिडेंट हो जाती है, उसका शेप कैसा है, कॉन्वेक्स टाइप, तो ये कॉन्वर्ज करता है लाइट को, ओके, तो बेंड करेगा, तो वहां पर भी एक बार रिफ्रैक्शन होगा। क्रिस्टलाइन लेंस, वहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब सिर्फ यही नहीं और सिर्फ ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी है ये भी है। ओके, विट्रियस ह्यूमर है, और दूसरा है वेरियस सरफेसेस इन द आई। तो आई में जो भी वेरियस सरफेस है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ओके, जैसे कि रेटिना पे आ जाती है, कॉर्निया भी है, क्रिस्टलाइन लेंस है, तो जितने भी सरफेसेस है वहां पर, वो सारे रिस्पॉन्सिबल है विट्रियस सरफेसेस। सॉरी, हम तो इसका ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या आ जाएगा, वेरियस सरफेस इन द आई। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस तो ये कन्वर्ज करता है, हम जानते हैं ना, लेंस तो लेंस ही फोकस कर रहा है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि पहली बार तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो लाइट का है वो तो कॉर्निया से होगा ना, मैक्सिमम सरफेस, बड़ा सरफेस है कॉर्निया का, तो वहां पर जैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो वहां पर पहली बार वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो ये भी याद रखना। तो इसका सही सही आंसर आपको आना चाहिए, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, वेरे से सरफेस इन है। तो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकते हैं बच्चे, तो कंफ्यूजन आपको होना नहीं है, ओके, याद रखना। चलो नेक्स्ट, अगला देखते हैं। The inability inability among the elderly to see nearby, to see nearby objects clearly, objects clearly, because of the weakening, because of the weakening of the ciliary muscles, of the ciliary muscles is called, ciliary muscles वीक हो रहे हैं, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये इसको बोलेंगे, ऑप्शन है फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। अभी हमने देखा था, तो देखो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी प्रेस बायोपिया, एंड डी है अस्टिग्मेटिज्म। ओके, तो देखो, इनेबिलिटी अमंग द एल्डरली टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली अगर पास का उसको दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, और वो कहाँ है, एल्डरली। ओके, ओल्ड एज में तो वो अलग बात है, एल्डरली। तो ये वर्ड जो है ना, इस वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए। तो ये जो इनेबिलिटी है वो क्यों, किस वजह से, सिलियरी मसल्स, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, फार साइटेडनेस, उसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ओके, फार साइटेडनेस अभी हमने देखा था, तो उसका आंसर भी सही सही इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। द नियर पॉइंट ऑफ अ hypermetropic I is 1 meter. I is 1 meter. What is the power of the lens? What is the power of the lens of the lens required to correct this defect? This defect. Assume that the near point of the normal eye, the near point of the normal eye is 25 centimeter. Is 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट दे दिए और आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, +3.0 डियोप्टर, +6.0 डियोप्टर, -6.0 डियोप्टर, -1.0 डियोप्टर। तो ये आपके ऑप्शंस है। अब देखो यहाँ पर, अब ये U आ जाएगा और V क्या आ जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि आपको नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। तो यहाँ पर V कितना है, 1 मीटर, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस में आ जाएगा। ओके, हाइपरमेट्रोपिया। तो लेंस भी हम वहां पर कौन सा यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए, कॉन्वेक्स। और दूसरा जो है U, तो ये नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी U माइनस आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, बराबर है। तो ये 1/-100। तो पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे और फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ये हमें मालूम है पावर का फार्मूला लेंस का। तो माइनस ये 1/-100, ये -1/-25। तो ये आ जाएगा 1/25 माइनस 1/100। ऐसे भी कर सकते हैं ना, रीअरेंजमेंट। तो 1/f इज इक्वल टू ये 100 आ जाएगा, तो ये 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3/100। तो f आ जाएगा 100/3। ओके, ये सेंटीमीटर में फोकल लेंथ, तो ये 33.3 सेंटीमीटर आ रही है, 33.3 सेंटीमीटर। अब पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, तो पावर इज इक्वल टू 1/33.3 सेंटीमीटर। उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 100/30.3। ओके, तो ये आ जाएगा अपना डियोप्टर में आंसर। ओके, तो पावर दैट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 3 डियोप्टर। ओके, 3.0, तो 3 डियोप्टर। तो ये +3.0 डियोप्टर या फिर 3 डियोप्टर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्लस माइनस साइन कॉन्वेक्स लेंस ये आपको ऑलरेडी बहुत बार इसके क्वेश्चंस हो चुके हैं, न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किए, तो फिर से वही बातें बार बार नहीं बताई जाएगी। ओके, तो ये याद रखना, इस तरह से ह्यूमन आई के ऊपर ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अगला सवाल,
ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर, needs a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distant vision, for correcting his distant vision, distant vision, for correcting his near vision, for correcting his near vision, he needs a lens of power, he needs a lens of power plus 1.5 diopters. What is the focal length? आपको पूछा है what is the focal length of the lens required, of the lens required for correcting number 1 distant vision, number 2 near vision, near vision। और आपको ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, डिस्टेंट पहले और बाद में नियर विजन, याद रखना। तो इसमें ऑप्शन है, तो फोकल लेंथ पूछा है ना, अच्छा। तो माइनस, पहला ऑप्शन है माइनस 18 सेंटीमीटर एंड 67 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है माइनस 8 सेंटीमीटर एंड 57 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर माइनस 67 सेंटीमीटर। और लास्ट ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर माइनस 57 सेंटीमीटर। तो ये प्लस माइनस ये जो है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आसान है, बस आपको फोकल लेंथ और पावर, बस ये रिलेशन बस यहाँ पर लगाना है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो फोकल, ये तो पहली बार हम देखेंगे इसके लिए, फॉर डिस्टेंट विजन, ओके। तो फोकल लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो फोकल लेंथ, पावर क्या दे दिया है डिस्टेंट विजन के लिए, माइनस 5.5, ओके। ये डियोप्टर है, डियोप्टर। तो माइनस 1/-5.5 डियोप्टर, उसको हम अगर ये लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.18 मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा। तो ये 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा, ओके। तो माइनस 0.18 मीटर आ जाएगा, ओके। तो माइनस 18 सेंटीमीटर, तो ये माइनस आ जाएगा। तो देखो, तो ये माइनस 18 तो बस पहले ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा तो नहीं आ जाएगा। ये प्लस माइनस, पूरा खेल जो है प्लस माइनस का है। फॉर नियर विजन, फिर से फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर। तो फोकल लेंथ जो है, ये पावर कितना है, 1/1.5। तो 1/1.5 ये डियोप्टर में है, ओके। तो ये कितना आ रहा है, फिर ये 0.67 ये मीटर में आ जाएगा, तो उसको 67 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ओके।
तो 0.666 आता है तो 0.67 ही आ जाएगा। ओके, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, 67 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल आपको ह्यूमन आई के बारे में आपको पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे को हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं।